बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा चैप्टर नंबर 5 लास्ट टॉपिक रह गया था हमारा, लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 8। सॉलिड स्टेट को डिस्कस करना है हमें। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी बुक में मेंशन भी हैं, मेल्टिंग पॉइंट, रिजिडिटी, डेंसिटी, फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ सॉलिड है और एरोट्रॉपी है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेटा सॉलिड। तो लास्ट टाइम भी डेफिनेशन लिखी थी, याद होगी आपको बेटा। डिफाइन सॉलिड। सॉलिड क्या है? मैटर। मैटर की वो स्टेट बेटा that have definite shape and volume, जिसकी शेप भी फिक्स होती है बेटा और जिसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। मैटर की उस स्टेट को बेटा हम कहते हैं सॉलिड स्टेट। होता क्या समय सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनके दरमियान कोई फ्री स्पेसेस नहीं होती। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बाकी दोनों स्टेट्स ऑफ मैटर की निस्बत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, यानी आप कह लीजिए इसमें स्ट्रांगेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। इतनी स्ट्रांग होती हैं कि उन्होंने बेटा इस मॉलिक्यूल्स को बाउंड किया होता है, इस तरह से क्लोजली पैक्ड होती हैं, जिसकी वजह से ही इनकी फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है। मॉलिक्यूल्स इतने स्ट्रांगली पैक्ड हैं कि वो जब मूवमेंट करते हैं तो बेटा जस्ट अप एंड डाउन मूवमेंट होती है। हमने पहले भी पढ़ा, ये मूवमेंट जो है वो वाइब्रेशनल मोशन होती है, यानी मॉलिक्यूल जो है वो जस्ट अप डाउन मूवमेंट करते हैं, वो वाइब्रेशन की फॉर्म में नहीं होती है। इस मोशन को वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं। अब हम इसके पहले पॉइंट की तरफ जाते हैं, पहली कैरेक्टरिस्टिक की तरफ, मेल्टिंग पॉइंट। बेटा मेल्ट कौन होता है? सॉलिड होता है, और मेल्ट होने के बाद किस स्टेट में जाता है? लिक्विड स्टेट में। तो बेटा वो टेम्परेचर जिसमें सॉलिड और लिक्विड को एग्जिस्ट करें, दोनों मौजूद हों डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में। जैसे हमने फ्रीजिंग पॉइंट का जिक्र किया था, लिक्विड के मुताबिक वो फ्रीजिंग पॉइंट है, सॉलिड के मुताबिक बेटा वो मेल्टिंग पॉइंट है। वही बात, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं बेटा इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फ्री स्पेसेस नहीं होती, मॉलिक्यूल्स बड़ा क्लोजली पैक्ड होते हैं, जस्ट अपनी जगह पे ऊपर नीचे मूवमेंट करते हैं, वाइब्रेशन रखते हैं, हल्की सी मोशन होती है, वाइब्रेशनल मोशन है। जब इन मॉलिक्यूल्स को आप थोड़ा हीट अप करते हो बेटा, हीट अप करने पर क्या होता है? मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बेटा इंक्रीज कर जाती है। अब जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो अगर वो पहले स्लोली मूव कर रहे हैं तो अब उनकी मूवमेंट पहले से बेटा तेज हो जाएगी। मूवमेंट तेज होती होती एक वक्त आएगा कि काइनेटिक एनर्जी इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे ओवरकम कर जाएगी, इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से ज्यादा हो जाएगी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी फिक्स शेप्स को लूज करना शुरू कर देगा और किस स्टेट में चला जाएगा बेटा? लिक्विड स्टेट में। तो वो टेम्परेचर जिस पे उस वक्त में सॉलिड और लिक्विड दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हों, इकट्ठे मौजूद हों, तो उस टेम्परेचर को बेटा आप क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। इस टेम्परेचर पे सॉलिड जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। रिजिडिटी, रिजिड होना, उर्दू में हम इसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं सख्तपन का, हार्डनेस जिसको आप बोलते हैं बेटा। ये ऊपर भी डायग्राम बनाइए बेटा कि वो ये मॉलिक्यूल्स कितने क्लोजली पैक्ड होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी स्ट्रांग होती हैं, फ्री स्पेसेस नहीं होती हैं, खाली जगह नहीं होती हैं, तो इसको प्रेस भी उस तरह से नहीं किया जा सकता, शेप्स भी फिक्स होती हैं। तो बेटा इसी वजह से सॉलिड हैं ये सारे के सारे रिजिड होते हैं, रिजिड नहीं है, सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं। अब बेटा नेक्स्ट है इनकी डेंसिटी। डेंसिटी हमने पहले भी डिस्कस किया था, मास और वॉल्यूम रेशियो डेंसिटी कहलाती है। तीनों स्टेट्स में से सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, हाईएस्ट डेंसिटी रखती हैं। जितने भी सॉलिड हैं उनकी डेंसिटी लिक्विड और गैसेस की निस्बत हमेशा बेटा ज्यादा होती है। अगर आप उस पे देखेंगे तो बेटा यहाँ पे 3 डेंसिटीज का जिक्र किया गया है, एल्यूमिनियम की, आयरन की और गोल्ड की। जब आप एल्यूमिनियम की डेंसिटी का जिक्र करते हैं दैट इज 2.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जब आप आयरन की डेंसिटी का जिक्र करते हैं Fe, आयरन जो है फेरम है, तो बेटा 7.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड गोल्ड AU इसका सिंबल है बेटा 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। याद करें जो लास्ट लेक्चर में भी बेटा हमने डिस्कस किया था, तब हम कंपैरिजन कर रहे थे एटमॉस्फेरिक वाटर का।
तो हमने कहा था एटमॉस्फेयर में वाटर जो वेपर्स की फॉर्म में है वो 0.001 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था, बहुत थोड़ी डेंसिटी थी, और वाटर की डेंसिटी हमने कही थी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो उसके कंपैरिजन में देखें तो ये सॉलिड स्टेट की डेंसिटी हमेशा ज्यादा होती है। ये एमसीक्यूज भी आपसे पूछा जा सकते हैं तीनों में से कोई एक भी। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता रहा है बेटा, हालांकि इतना बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। उस वक्त में बेटा लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स और 3 मार्क्स के आते रहे हैं, उस वक्त के लॉन्ग क्वेश्चन आता रहा सेंटर के फेज में 15-16 में, 2015-16 में। अगर ये लॉन्ग में डिफरेंशिएशन की आ जाए, पहली बात तो याद रखें कि दो तरह के सॉलिड हैं बेटा, एक को बोलते हैं अमार्फस सॉलिड, अमार्फस सॉलिड, दूसरी तरह के सॉलिड्स को बोलते हैं बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो ये दो तरह के सॉलिड हैं, अमार्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमार्फस सॉलिड्स, अमार्फस मीन बेटा शेपलेस, जिनकी कोई फिक्स शेप्स नहीं होती, ऐसे सॉलिड्स को अमार्फस सॉलिड्स कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड डेफिनेटली नाम से पता चला है कि ऐसे सॉलिड हैं जिनकी फिक्स शेप्स होती हैं, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल की फॉर्म में वो मौजूद होते हैं। डिफरेंस की हेडिंग अगर डिफरेंस आ जाए आपसे पूछा जाए तो आपने बेटा 2-4 चीजें, 2-4 हेडिंग्स ये लिखनी है। पहली चीज आपने डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन के बाद शेप्स की हेडिंग होगी, शेप्स के बाद बेटा आपने इनके मेल्टिंग पॉइंट का जिक्र करना है। चौथी चीज जो है वो बेटा इसके एग्जांपल्स हैं। ये 4 हेडिंग्स आपकी बनेंगी इस लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के लिए। अमार्फस सॉलिड, दो सॉलिड इन विच पार्टिकल्स आर नॉट रेगुलरली अरेंज्ड, फिक्स पैटर्न पे अरेंज नहीं होते, इररेगुलर शेप्स रखते हैं, वो सॉलिड आपके पास बेटा अमार्फस कहलाते हैं। अमार्फस मीन की शेपलेस, जिनकी कोई फिक्स शेप्स नहीं होती, कोई फिक्स अरेंजमेंट से बेटा जिसमें पार्टिकल्स ना अटैच हुए हों, ऐसे सॉलिड्स को अमार्फस सॉलिड्स कहते हैं। शेप्स की बात की तो वही, जिनकी कोई शेप्स नहीं होती, रेगुलर शेप्स नहीं है, इररेगुलर शेप्स हैं या शेप्स डिस्ट्रॉय हो चुकी होती हैं। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, जब फिक्स शेप्स नहीं है तो बेटा इनका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं होगा, कभी जल्दी मेल्ट हो जाएंगे, कभी कम, कोई एक फिक्स नहीं आप कह सकते हैं। एग्जांपल्स, गिलास, शीशा, आप इसको हीट करें बेटा, हर बारी में सेम पैटर्न पे नहीं टूटेगा क्योंकि फिक्स अरेंजमेंट से अटैच नहीं है। रबड़ है वो इसी में आ जाता है। ये एक एक्सरसाइज का एमसीक्यूज भी उसमें पूछेगा कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अमार्फस, तो वहां ग्लूकोज का जिक्र होगा, उसमें एक फिक्स पैटर्न होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड, दो सॉलिड इन विच पार्टिकल्स आर रेगुलरली अरेंज्ड इन प्रॉपर शेप्स, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर वगैरह की शक्ल में बेटा होते हैं, इनके फिक्स शेप्स होती हैं, इनके फिक्स मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। इनके एग्जांपल ग्लूकोज है, सोडियम क्लोराइड, चैप्टर नंबर 4 में आपने बेटा लास्ट में इसका स्ट्रक्चर भी देखा था कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज में, तो वहां पे भी ये मेंशन है। नेक्स्ट है जी एलोट्रॉपी। ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है कि व्हाट इज एलोट्रॉपी, राइट एंड नॉट ऑन एलोट्रॉपी। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि एलोट्रॉपी होती क्या चीज है। नंबर 2 पे बेटा हम देखेंगे कि इसकी रीजंस क्या हैं, फिर इसकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन है, उसमें साथ ही ट्रांजिशन टेम्परेचर है, एक टर्म यूज की हुई है, ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है इसके बारे में, और फिर बेटा इसकी एग्जांपल्स हैं। एलोट्रॉपी सॉलिड की प्रॉपर्टी है बेटा, याद रखना है। एलोट्रॉपी एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का एग्जिस्ट मौजूद होना, पाया जाना, एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स में बेटा, मुख्तलिफ हालतों में, विद सेम फिजिकल स्टेट, कि बेटा उसकी फिजिकल स्टेट, यानी अगर वो सॉलिड है तो सॉलिड ही रहेगा, लिक्विड है तो लिक्विड ही रहेगा, गैस है तो गैस ही रहेगी, वो फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होगी, लेकिन उसकी फॉर्म चेंज हो सकती है। फॉर्म कैसे चेंज होगी बेटा, हो सकता है उसके स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। दो रीजंस हैं, दो रीजन वो आगे मेंशन भी करता है कि दो तरह से हो सकता है नंबर ऑफ एटम्स चेंज हो जाए उसकी वजह से, जैसे अगर 2 एटम्स हों तो वो डायटोमिक ऑक्सीजन है, और अगर 3 एटम्स हों तो वो बेटा ओजोन का मॉलिक्यूल बन जाता है O3। तो नंबर ऑफ एटम्स चेंज होने की वजह से ये दोनों एलोट्रॉप मौजूद हो सकते हैं। और दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, शेप चेंज हो जाने पे, जैसे सल्फर है, सल्फर के एक मॉलिक्यूल में 8 एटम होते हैं बेटा, ये 2 स्टेट में होता है। एक होता है रंबिक फॉर्म जो रंबस की होती है,
और एक है मोनोक्लिनिक फॉर्म। मोनोक्लिनिक फॉर्म ऑलमोस्ट कोई ये स्टेट आपके पास आएगी बेटा इस तरह से, रंबस आपको पता है रंबिक फॉर्म में, तो दो डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। तो जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में शिफ्ट हो जाएगा, स्टेट से मुराद यहाँ फॉर्म है, हालत है, फिजिकल स्टेट नहीं है, एक मतलब शेप उसकी चेंज हो जाए, रंबिक से मोनोक्लिनिक में चेंज हो जाए, ये दोनों स्टेट्स हैं ये एलोट्रोपिक की जिम्मे में आती हैं। अब ट्रांजिशन टेम्परेचर, यहाँ पे ये सवाल कि एटम का स्ट्रक्चर चेंज क्यों होगा, तो बेटा इसी को जस्टिफाई करता है। ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है एट विच वन एलोट्रॉप, जो एक एलोट्रॉप है बेटा, चेंजेस इनटू अदर, वो दूसरे में चेंज हो जाए, एक एलोट्रॉप दूसरे एलोट्रॉप में शिफ्ट हो जाए। टेम्परेचर के चेंज से पार्टिकल्स का स्ट्रक्चर चेंज होगा, स्ट्रक्चर चेंज होगा तो वो एक एलोट्रॉप से बेटा दूसरे एलोट्रॉप में चेंज हो जाएगा। जैसे सल्फर है तो बेटा सल्फर आमतौर पर ये रंबिक फॉर्म में होता है, लेकिन 96 डिग्री सेल्सियस इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर है, इस पे जाके बेटा ये मोनोक्लिनिक फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर 96 डिग्री पहुंचेगा तो ये रंबिक से मोनोक्लिनिक फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगा। सो इट्स ट्रांजिशन टेम्परेचर इज 96 डिग्री सेल्सियस। अगर कोई पूछ ले रूम टेम्परेचर पे सल्फर के स्टेट में है तो बेटा रूम टेम्परेचर 17 डिग्री से 25 होता है, तो वो बिलो 96 है, तो इसका मतलब रंबिक फॉर्म में। और अगर कोई पूछ ले 100 डिग्री पे सल्फर के स्टेट में होगा तो इट विल बी इन बेटा मोनोक्लिनिक फॉर्म, ये मोनोक्लिनिक फॉर्म में होगा। इसके साथ बेटा फास्फोरस है, दो स्टेट्स में मौजूद होता है, P4 व्हाइट और एक है रेड। इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर बुक में मेंशन भी है 250 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस बेटा इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर है। इससे पहले 250 डिग्री से बिलो ये व्हाइट स्टेट व्हाइट कलर में होता है और बाद में ये रेड में शिफ्ट हो जाता है। इसका कंपैरिजन भी बुक में मौजूद है लास्ट पैराग्राफ में अगले पेज पे। व्हाइट फास्फोरस जो है वो बहुत रिएक्टिव होता है, पॉइजनस भी होता है और वैक्सी है। ये तीनों बातें याद रखनी है बेटा। व्हाइट फास्फोरस जो है वो पॉइजनस भी है, वैक्सी भी है। ये बेटा रेड फास्फोरस के निस्बत पॉइजनस होता है। रेड फास्फोरस जो है आपको नॉन पॉइजनस है, वो वैक्सी नहीं होता, वो बेटा आपके पास ब्रिडल होता है, जैसे ईंट को हीट करें वो पाउडर में शिफ्ट हो जाती है, इसी तरह से। तो ये टेम्परेचर भी याद है 250 डिग्री सेल्सियस। और वो याद रखना है व्हाइट फास्फोरस बहुत रिएक्टिव होता है, जबकि रेड फास्फोरस जो है वो नॉन रिएक्टिव है। तीसरी एग्जांपल सल्फर के बाद, सल्फर फास्फोरस के बाद स्टेनिक की है 13.2 डिग्री सेल्सियस। आमतौर पर 13.2 डिग्री सेल्सियस से पहले ये ग्रे कलर में मौजूद होता है और जैसे ही 13.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए तो बेटा ये व्हाइट कलर में आ जाता है। पहले इसकी फॉर्म क्यूबिक होती है, क्यूब की शक्ल में, बाद में बेटा टेट्रागोनल शेप में शिफ्ट हो जाता है। 13.2 डिग्री सेल्सियस इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर है। तो यहाँ पे बेटा आपका यूनिट नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही एक्सरसाइज पहले हम कर चुके हैं, नीचे एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मौजूद है प्रिजर्वेटिव्स के हवाले से। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? प्रिजर्व करना, महफूज करना। वो केमिकल्स जो खुराक को महफूज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो प्रिजर्वेटिव्स कहलाते हैं। जैसे नमक, सॉल्ट, हम सब्जियों को खुश्क करके नमक लगा देते हैं, उससे वो सेफ रहती हैं। इसके साथ साथ जैसे अचार वगैरह में हम एसिटिक एसिड, सिरके का इस्तेमाल करते हैं, सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, सारी चीजें। वैसे सिरका जो है वो सरसों के तेल की वजह से, सिरका जिसको आप एसिटिक एसिड बोलते हैं, विनेगर जो है वो प्रॉपर्ली एक प्रिजर्वेटिव है, खुराक को खराब होने से महफूज रखता है। वो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।